हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2021 का। ठीक है, पीटी 2021 में जो पेपर आयोजित किया गया था ये पहले शिफ्ट का पेपर है। यहाँ पर पूरा पेपर देख सकते हैं आप। तो पहले शिफ्ट का ये पेपर है जो आयोजित कराया गया था। तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं 1 से 100 तक के हम सारे प्रश्नों का यहाँ पर सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। और आप देखकर अंदाज़ा भी लगा लेंगे कि आने वाले समय यानी कि 2022 का जो पीटी होना है इसमें प्रश्नों का लेवल कैसा आएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रैक्टिस सेट रेगुलर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आपको 80 प्लस टारगेट करना है ना तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए प्रीवियस ईयर का पहला शिफ्ट का पेपर सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। यहाँ पर देखिए 4 आपको शासक दिए होंगे। बोला गया है कि इनमें से आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखेंगे इल्तुतमिश आए थे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे इल्तुतमिश आया था, उसके बाद यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी आया था और उसके बाद शेरशाह सूरी आए थे और फिर अकबर आए थे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ होगा सबसे पहले। तो क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा बेसिकली वो हो जाएगा आपका बी वाला, यानी कि चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इंग्लिश वाले इंग्लिश में नीचे आप पढ़ सकते हैं, दोनों में आपको पेपर ये पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 2 देख लीजिए। तो इसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे। अब संत शिवाजी के समकालीन जो कौन थे वो हो जाएंगे तुकाराम। ठीक है, याद रखेंगे तुकाराम ये संत शिवाजी के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो बोला गया कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बहुत ही आसान ये हो जाएंगे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका राइट आंसर होगा बी। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया था वो कहता है कि चरक संहिता जो है किससे संबंधित है। ठीक है, तो चरक संहिता ये किससे संबंधित है तो बहुत ही आसान प्रश्न हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपके लिए हो जाएगा चिकित्सा से। ठीक है, चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। अगले क्वेश्चन की बात कर लीजिए। तो इसमें कहते हैं निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, तो सही नहीं कौन सा है तो देखिएगा यहाँ पे 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ, ये सही है। फिर शक संवत की शुरुआत जो है 78 में हुई थी, ये भी सही है। और फिर यहाँ पे 622 मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, ये भी सही है। अब यहाँ पर जो 1709 है ना इसमें औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई थी बल्कि ये 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यही यहाँ पर इसका जोड़ा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो 6 में कहा गया कि निम्नलिखित में से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसको जाना जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 आपके लिए, वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात कर लीजिए तो कहते हैं सन 1915 और 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरू करी गई यानी कि स्थापना हुई थी, ये भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएंगे कौन से, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ठीक है, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के समय में 1915 और 1916 के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो अगले में क्या कहते हैं, अगले क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया कि आपको मिलान करना है। निम्न का मिलान कर लीजिए। देखिएगा ब्रह्म समाज किससे संबंधित है तो ये हो जाएंगे राजा राम मोहन राय। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की अगर बात कर लेते हैं तो ये हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी वो हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। और उसके बाद आ जाते हैं सत्य शोधक समाज, तो वो कौन से हो जाएंगे श्री धरालू नायडू। तो डी का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर हो गया आपके लिए। ठीक है, ये माफ कीजिएगा जो सत्य शोधक समाज हो ये आपका ज्योतिबा राव फुले के साथ होगा। ठीक है, ब्रह्म समाज फिर से देख लेते हैं। तो ब्रह्म समाज का संबंध राजा राम मोहन से, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद से और आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती से है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके लिए वो चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका सी है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगले तरफ मूव करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लीजिए। तो कहते हैं कि यहाँ पे करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन पूछा गया था। मैं बता दूं कि यूपी ट्रिपल सी पीटी 2021 का प्रीवियस ईयर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो बोला गया कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। ठीक है, ये बात है राष्ट्रीय कांग्रेस की। जब यहाँ पे अध्यक्षता से इस्तीफा दे दिया था सुभाष चंद्र बोस ने तो उस समय पद का जो प्रस्ताव दिया गया था वो दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बोला गया कि सलाल पन विद्युत
परियोजना किस नदी पर स्थित है, या फिर बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा चिनाब। ठीक है, चिनाब नदी पर स्थित है सलाल पनबिजली परियोजना। क्वेश्चन नंबर जो अगला पूछा गया 12 में कहते हैं कि वसंत विषु होता है। ठीक है, जो वसंत विषु है ये कब होता है, तो याद रखेंगे जो वर्नल इक्विनॉक्स होता है 12 का राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च को वसंत विषु मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर 13 की बात कर लीजिए तो कहते हैं कि क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, तो कहते हैं कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किससे संबंधित है। ठीक है, जो खेतड़ी परियोजना है या फिर बेसिकली कह सकते हैं खेतड़ी के जो खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ऐसा भी प्रश्न आता है, तो ये हो जाएगा तांबा या फिर कॉपर। ठीक है, तो तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान खेतड़ी परियोजना इसी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखिए, तो कहते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, ये भी बहुत आसान था, तो ये हो जाएगा असम। ठीक, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसको देख लीजिए, तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। ठीक है, जो हिमालय नदी तंत्र है ना वहाँ की नदियां कौन से हैं, तो ये आपको बताना है। देखिएगा एक तो गंगा नदी ये भी हिमालय क्षेत्र से निकलती है, और दूसरी ब्रह्मपुत्र नदी ये भी हिमालय क्षेत्र से निकलती है। बाकी कावेरी की बात कर लेते हैं, गोदावरी की बात कर लेते हैं, तो ये दोस्तों साउथ की नदियाँ हैं। बाकी जो है अपनी गंगा और ब्रह्मपुत्र ये क्या निकलती हैं, ये निकलती हैं अपने हिमालयी क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा और तीसरा इसका सही है। क्वेश्चन नंबर अगर 16 की बात कर लीजिए, तो कहते हैं बैंक दर का अर्थ क्या होता है। ठीक है, जो बैंक दर होती है, जो बैंक रेट होता है, इसका अर्थ क्या होगी। 5 प्रश्न आपके पूछे जाने इकोनॉमिक्स से, तो याद रखेंगे ये होता है कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ठीक है, कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर ही बैंक रेट कहलाता है, बैंक दर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगले प्रश्न पे नजर डालिए, तो कहते हैं यदि आरबीआई द्वारा नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, अगर आरबीआई जो है वो अपना कैश रिजर्व रेशियो घटा देता है तो इस पे बेसिकली फ़र्क क्या पड़ेगा, तो याद रखेंगे तो क्या होगी, इसकी साख सर्जन जो है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो साख सर्जन क्या होता है, वो इंक्रीज कर जाती है अगर वो अपना जो CRA होता है यानी कि कैश रिजर्व रेशियो होता है उसको घटा देती है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, तो कहते हैं इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा ये पूंजीवादी व्यवस्था जो होती है ना, इसमें मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। अब याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर अगर 19 की तरफ चलिए, तो कहते हैं कि 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। तो 100 रुपये का जो नोट होता है उस पर जो हस्ताक्षर होते हैं किसके होते हैं, आरबीआई के गवर्नर कौन से हैं, तो याद रखेंगे। अब आप लोग कमेंट बताइए कि इस समय प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे पूछा गया कि फेमा यानी कि FEMA का जो फुल फॉर्म है वो बेसिकली क्या होता है। तो दोस्तों देखिएगा जो फेमा का फुल फॉर्म है वो होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ये फेमा का फुल फॉर्म है, ये प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, तो कहते हैं कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। ठीक है, जो भारत का संविधान है इसमें आप सभी को पता है कि 3 सूचियां मिलती हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो उसी की बात कर रहे हैं कि जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता है वह किसमें शामिल है, तो याद रखेंगे ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, किसका विषय, राज्य सूची का विषय है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 अगर देखिए, तो इसमें क्या कहते हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। ठीक है, जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है ये बेसिकली किसके अंतर्गत है, तो जो आपकी DPSP है यानी कि राजनीति के निदेशक तत्व के अंतर्गत रखी है। किसमें है, ये अनुच्छेद 40 में रखी गई है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था, इसको भी याद रखेंगे, पूछे जाते हैं। इसमें विषय कितने हैं, टोटल 29 विषय हैं, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा दोस्तों, अगर अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है। ठीक है, एक शिक्षा का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार सभी को होता है, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। तो ये रिलेटेड किससे है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 21A है ना, या फिर 21 का कह सकते हैं, तो ये इससे संबंधित है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है ये। क्वेश्चन नंबर 24 जो पूछा गया, इसमें पूछा गया कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है,
जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए तो कहते हैं कि भारतीय संविधान, क्योंकि संविधान से आपके 5 प्रश्न आने इस एग्जाम में, ठीक है। तो 25 में क्या बोला गया कि अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है। अल्पसंख्यक जो होते हैं उनके हित निहित हैं किस में, तो ये अनुच्छेद 29 की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 29 है, इसमें अल्पसंख्यकों के हित की बात करी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए कि 5 प्रश्न आपके साइंस के भी पूछेंगे इसमें। तो ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, यानी कि करंट कैरियर इन सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर होते हैं उसमें किसकी वजह से यहाँ पर वो जो आपकी धारा या फिर जो करंट है वो कैरी होती है, जो ले जाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बेसिकली वो हो जाएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही मूव करते हैं, इसी वजह से करंट जो है ट्रांसफर होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो 27 पूछा गया, बोला गया कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। अब प्रकाश वर्ष जो है वो किसके मापन की इकाई है, तो सभी को पता है डिस्टेंस की है। अब किसके डिस्टेंस की है, वो 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की डिस्टेंस होती है। क्वेश्चन नंबर अगला 28 में देखिए तो कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका रासायनिक नाम क्या है, ये आपको पूछा गया। तो सभी को बताया आपका CaOCl2 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगी। ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है यहाँ पे कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का परसेंटेज कितना होता है, ठीक है। 29 की अगर बात कर लीजिए तो 18 कैरेट का देखिए अभी सबसे शुद्ध क्या होता है, ये होता है 22 कैरेट का, ठीक है। ठीक है, ये आपके आभूषण वगैरह बनते हैं। अब यहाँ पे 18 कैरेट की बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका जो राइट आंसर होगा बेसिकली वो 75% होता है, ठीक है। 75% जो है वो 18 कैरेट होता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लीजिए तो कहते हैं संतरे में बहुतायत होता है, ठीक है। जो संतरे में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो हो जाएगा विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी जो है ये संतरे में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि खट्टे फलों में विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो मैथ के 5 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे उनको हम चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान से देखिएगा। यहाँ पर अगर हम इसको, अब देखिए 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कीजिए, x मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे एक 14 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 56। अब सिंपल सी वैल्यू है, हमको x की निकाल लेनी है। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 72 गुणे 14 अपॉन में 56 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 14 चौको 56 हो जाता है, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 18, 18 चौको 72 हो जाए। तो हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो आ गई 18 आ गई है। अब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कि ये जाके इधर इसका स्क्वायर हो जाएगा 324, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 324 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, देखने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन ये बहुत आसान है, ठीक है। देखने में बहुत बड़ा लेकिन बहुत आसान है। देखिएगा इसका एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे 3 रखकर ए की वैल्यू यहाँ पे 885 है, तो ये ए क्यूब है और फिर यहाँ पे ए बी क्यूब है, ठीक है। और यहाँ पे इसी तरीके से नीचे क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर है और ये हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ठीक है। क्या होगा इसका फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए प्लस बी के, ठीक है। तो ए प्लस बी, ए की वैल्यू हमको 885 दिख रही है और बी की वैल्यू हमको 115 दिख रही है। तो इनको जोड़ देंगे क्या होगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यही फार्मूला होता है, बहुत आसान, देखने में बड़ा लगता है लेकिन आसान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इसको कई तरीके से कर सकते हैं, फिलहाल इसका फार्मूले के हिसाब से करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, तो ये जो क्वेश्चन है ना, आप इसका फार्मूला देखिए क्या होगा, रूट ए माइनस रूट बी अपॉन में रूट ए प्लस रूट बी, ये तो दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर हमको दिया हुआ है, ठीक है। और यह आप इसका फार्मूला क्या होता है, ये हो जाता है ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पर ए माइनस बी, ठीक है। हमको निकालना तो यही था। तो ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 दे रखा है, तो 5 + 3 - 2 रूट 5 × 3, क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पे 3 दे रखी है, अपॉन में 5 - 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे, नीचे बचेगा 2, ऊपर क्या आ जाएगा 8 - 2 रूट, ठीक है, 1 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे और इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 4 + √15 आप 4 - √15 आपका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, 34 कहता है, और टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए इसका मूल्य कितना था, 100 रुपये था, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपये था, 30% घटा दिया तो कितना हो जाएगा,
100 हो जाएगा। ठीक है, 30% घटाया ना तो 70/100 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 20% बढ़ गई तो 120% हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 100 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 12×7=84 हो जाएगा। ठीक है, 12×7=84 हो गया। कितने से? 100 से 84 हो गया। तो मतलब क्या है, 16% की यहाँ पे क्या है, उसको हानि हुई। ठीक है, 16% की उसकी हानि हुई, या फिर 16% की वो घटी हुई। ठीक है, तो क्या होगा आपका नंबर डी इसका एकदम सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में कहते हैं 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र यहाँ पे 18.5 वर्ष है। ठीक है, 4 खिलाड़ियों की औसत है इतनी, तो 4 खिलाड़ियों की औसत 18.5 वर्ष है। तो ये टोटल अगर हम निकालेंगे, कुल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 74 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। अगर कोच की उम्र इसमें शामिल हो जाए तो पहले 4 थी तो 5 हो जाएंगे। ठीक है, 5 हो जाएंगे। अब यहाँ पे कहते हैं उसकी औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। औसत उम्र 18.5 थी, तो 18.5 का अगर हम यहाँ पे 120% निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगी, कट जाए, कटने के बाद आएगा 22.2। ठीक है, क्या हो जाएगा, 22.2 हमारा आ जाएगा। तो 22.2 ये हो गया हमारा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना जो 111 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। अब 111 में कितने का डिफरेंस, 111 और 74 में। ठीक है, 111 माइनस 74 कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 37 साल। ठीक है, क्या होगा, यही 37 वर्ष तो वैल्यू जो है कोच की उम्र आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी, बहुत आसान था, ये भी आप कर सकते हैं आसानी से। हिंदी के 5 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, तो हिंदी के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में जो पूछा गया था कि एकल का विलोम शब्द क्या होगा, तो बहुत ही आसान था। तो एकल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बहुल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखें यहाँ पे 37 में। तो कहते हैं दर्प का पर्यायवाची कौन सा होगा। ठीक है, जो दर्प है इसका पर्यायवाची कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहंकार। ठीक है, अहंकार जो है ये दर्प का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा यहाँ पे 38 में। तो कहते हैं मन को हरने वाले वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनना है। ठीक है, मन को हरने वाले को लिए यहाँ पे एक शब्द चुनना है। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मनोहर। ठीक है, मनोहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ठीक है, गागर में सागर भरना मुहावरे का जो अर्थ होगा बेसिकली तो बहुत ही आसान है। वो क्या हो जाएगा, थोड़े में बहुत कुछ कह देना, ये क्या होता है, गागर में सागर भरने के समान होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 40 में। कहते हैं कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। ठीक है, क्या होगा, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो बेसिकली जो महत्वाकांक्षा होता है वो कैसे लिखा जाता है, वो ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, यानी कि महत्वाकांक्षा जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे आपको इंग्लिश के 5 प्रश्न इसमें पूछे जाने हैं इस पीटी एग्जाम में। तो इंग्लिश में क्या होगा, 3 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पे पैसेज से आएंगे। ठीक है, 3 या 2 क्वेश्चन जो भी आने होंगे, बाकी 2 क्वेश्चन आपके वोकेबुलरी से आएंगे। ठीक है, तो चलिए ये आपको यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, तो आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, पढ़ने के बाद आप इसके क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पॉज करके आप इसको आराम से पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए कुछ के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका पैसेज के हिसाब से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अ मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन, यानी कि जो एक बहुत सारी साइडों के पर्सनैलिटी वाला है, उसका मतलब क्या है, वो हो जाएगा यहाँ पर अ पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपको पैसेज से देखने को मिलेंगे सारे आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पंडित नेहरू इंजॉय, ठीक है, वो इंजॉय करते थे किस चीज़ों में, तो डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर इस तरीके से वो इंजॉय करते थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, ये लास्ट है पैसेज का। तो इसमें बोला गया है कि जो स्टेटमेंट है रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वल इम्पॉर्टेंट, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप समझ रहे कि ये पैसेज आप पूरा अगर पढ़ेंगे तब आप इसका आंसर आराम से दे पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 44 देखिए। इसमें आपको सिनोनिम्स पूछा है, तो आप सिंपल से देखिए। फेमस का पूछा गया है तो बहुत ही आसान है। फेमस का क्या हो जाएगा, पॉपुलर हो जाएगा। ये सिनोनिम्स है यानी कि पर्यायवाची है, तो फेमस का पर्यायवाची क्या होगा, पॉपुलर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, ये भी बहुत आसान है। तो बोला गया एंटोनिम यानी कि इसमें विलोम शब्द बताना है, अपोजिट बताना है। तो ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी का पूछा गया, तो पारदर्शी का क्या हो जाएगा, उपयोगी हो जाएगा, यानी कि अपारदर्शी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही
हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अब आगे यहाँ पर आपको 5 प्रश्न जो है वो रीजनिंग के पूछे जाने हैं, ठीक है। तो रीजनिंग में क्या पूछा गया तो वो देख लीजिए। तो पहला यहाँ पे एनालॉगी से पूछा गया था, तो संबंधित शब्द का चयन करना। जैसे पक्षी विज्ञानी जो है वो यहाँ पे पक्षी, इसमें नहीं, पक्षी विज्ञानी जो है वो पक्षी से संबंधित है। इसी तरीके से आपका जो नर विज्ञानी यानी कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, उसमें हम अध्ययन करते हैं मानव का, ह्यूमन बींग का, मैन काइंड का अध्ययन करते हैं किसमें, एंथ्रोपोलॉजिस्ट में, ठीक है। ऑर्निथोलॉजिस्ट में बर्ड का करते हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। अगर क्वेश्चन नंबर 47 की बात कर लीजिए तो कहते हैं उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है, ठीक है। तो 47 में क्या हो जाएगा, तो अब इसमें देखिएगा, एक तो दही है, मक्खन है, पनीर है, ये तीन एक दूसरे से, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, दूध से ही बने हुए प्रोडक्ट हैं, ठीक है। लेकिन जो तेल है ना ये अलग हो जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे आपको विषम ही ढूंढना था, सबसे अलग ही ढूंढना था। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में यहाँ पर आपको कूट दिया हुआ है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 जो पूछा गया था इसमें रीजनिंग का है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन को ऐसे कूट किया गया, तो अब इसको ध्यान से देखिएगा तो पी के बाद क्या हो जाता है, क्यू हो जाता है, यानी कि ये क्या है, +1 चल रहा है। और उसके तुरंत बाद वाले में क्या चल रहा है, यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन से आर से क्या हो गया, क्यों हो गया, ठीक है। तो क्या ये -1 चल रहा है। तो इसी तरीके से +1 -1 +1 -1 चलेगा। तो यहाँ पे बोलता है कि ओरिएंटेशन का यहाँ पे किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। ओरिएंटेशन को किस तरीके लिखा जाए, तो ओ में क्या है, पहले तो +1 करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये पी हो जाएगा। इसी तरीके से आर में क्या कर देंगे, आर में हम यहाँ पे -1 कर देंगे तो क्यू हो जाएगा। तो पी क्यू से हमको ये 2 मिल गया, यानी कि इन्हीं दो में से कोई आंसर होना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखिए कितना सामान है, इसको छोड़ दीजिए, इतना इतना सामान है, फिर यहाँ से देखिए यहाँ से डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, यहाँ से डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, ठीक है। तो टी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो याद रखेंगे आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये -1 पे था, तो ये इस तरीके से बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन कहता है कि रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिएगा यहाँ पे सिंपल सी बात है, हम पहले रीता को ले लेते हैं, ठीक है। रीता हो गई, तो ये कहता क्या है कि मैं उनकी माँ, यानी कि रीता की जो माँ है ना, माँ, इनका इकलौता पुत्र, तो इनका पुत्र क्या हो जाएगा, रीता की बहन, रीता बहन हो जाएगी ना, इसका भाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये इनका पुत्र है, माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है। ये कौन है, ये पुत्र जो है ये निखिल हो जाएंगे, ठीक है, निखिल हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे रीता है, रीता के भाई का पुत्र है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रीता संबंधित है, इससे बुआ हो जाएंगे। क्या होगा, ए का राइट आंसर होगा आपका बुआ हो जाएगा। बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार को क्या होगा, ठीक है। अब देखिए कहते 25 जो अगस्त है ना, 25 अगस्त को गुरुवार है, यानी कि थर्सडे है, ठीक है, थर्सडे है। तो उसी महीने में सोमवार की संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे थर्सडे हो गया तो 26 को क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 27 को क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सैटरडे हो जाएगा। 28 को यहाँ पे क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा, ठीक है। और 29 को क्या हो जाएगा, ये मंडे हो जाएगा। तो एक तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। 29 को अगर मंडे आ गया है तो 29 से पहले क्या होगा, 22 को हो जाएगा एक मंडे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपको 15 को एक मंडे हो जाएगा, क्योंकि 7 के बाद चलता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 8 को एक मंडे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 1 को एक मंडे हो जाएगा। टोटल कितने मंडे पड़ेंगे, 5 मंडे पड़ेंगे एक महीने में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस प्रश्न संख्या 51 की तरफ चलते हैं। तो बोलते हैं कि निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ था, ठीक है। लाइट हाउस परियोजना जो है इसमें किस शहर में इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगरतला, चेन्नई, रांची, यहाँ सब में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया कि कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड बन गई है, ठीक है। विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड कौन सी बनी है, तो ये हो जाएगी रिलायंस जियो, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो अगला पूछा गया था वो इसमें पूछा गया था बोल्ड, ठीक है, बम्बू ओएसिस इनलैंड इन ड्रॉट, यानी कि ये परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू करी गई, ठीक है, ये पूछा गया। तो 53 का आपका जो राइट आंसर है याद रखेंगे वो हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। ये परियोजना राजस्थान में शुरू करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगर यहाँ पे 54 देखें तो इसमें बोलते हैं कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा, ठीक है।
मुफ्त वैक्सीन पाने वाला जो पहला देश बना था वो हो जाएगा कौन सा, घाना। ठीक है, याद रखेंगे घाना, ये हो जाएगा कोवैक्स योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगले क्वेश्चन में देखिए तो कहते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। ठीक है, ये दूसरी अंतरिक्ष यात्री की बात कर रहे हैं, तो 55 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगी कौन सी, सिरसा बांदला। ठीक है, ये दूसरी भारतीय मूल की अंतरिक्ष में जाने वाली महिला बनी थी। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया था, उस भारतीय पहलवान का आपको नाम बताना है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुमित मलिक। सुमित मलिक जो है इन पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया था कि भारत में वो कौन सा प्रथम राज्य है जहां पर एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू करी गई थी। ठीक है, एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू करी गई, तो वो कौन सा हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में इसको लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58 की बात कर लेते हैं, तो कहते हैं किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISC शुरू किया गया था। ठीक, किस मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया, तो याद रखेंगे इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्योंकि 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आपके आने हैं एग्जाम में, तो ये 2021 का पेपर था उसी के हैं। तो बोला गया कि वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था, तो 59 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगर 60 पे देखिए तो कहते हैं जो आपका AI है, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल स्पेस है ना, वो भारत में किस न्यायालय ने शुरू किया है। ठीक है, तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगी, ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसको शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर, अब चलिए जीके की तरफ चलते हैं, क्योंकि जीके जो आपका जीए वाला पोर्शन है ना, इसमें एक जीए पोर्शन है, उसके 10 क्वेश्चन अलग से पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस के। ठीक है, तो कहते हैं कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अब नेपाल से सीमा साझा करने वाले कितने भारतीय राज्य हैं, तो टोटल 5 भारतीय राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में देखिए तो कहते हैं निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। ठीक है, जो कोस्टा रिका है इसकी राजधानी कौन सी हो जाएगी, तो 62 का राइट आंसर होगा आपके लिए हो जाए सान जोस। कौन सी हो जाएगी, सान जोस जो है ये कोस्टा रिका की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 63 देख लीजिए, तो कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश जो लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न से कौन सी है। ठीक है, जो लक्षद्वीप है इसकी आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा मलयालम। मलयालम कहाँ की भाषा है, बेसिकली केरल की भाषा है, लेकिन लक्षद्वीप में भी ये मलयालम भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, अब लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी हो सकती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो 552 हो जाएगा। ठीक है, 552 ये आयोग ने माना था, कहीं कहीं आपको 550 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जो आयोग ने आंसर माना था 552 माना था, यही इसका राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, 65 में हिंदी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो सभी को पता होना चाहिए, आसान सा है, ये 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, ये सार्क एक संगठन है, सभी को पता है, तो इनमें कौन सा एक इसका सदस्य नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार जो है इसका सदस्य नहीं है, बाकी नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया भी इसमें शामिल है, तो म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है। ठीक है, अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ पर स्थित है, ये भी आसान है, ये हो जाएगा महाराष्ट्र औरंगाबाद में। ठीक है, यहाँ पर औरंगाबाद दिया है तो औरंगाबाद हो जाएगा, अगर महाराष्ट्र दिया होता तो महाराष्ट्र भी आपका राइट आंसर हो जाता। अजंता एलोरा गुफाएं औरंगाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला कहते हैं ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। ठीक है, यहाँ पे बात करें ओणम की, तो ओणम कहाँ मनाया जाता है, सभी को बताना चाहिए। ओणम इसको भी कहते हैं, ओणम भी कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका केरला में मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, तो कहते हैं निम्नलिखित में से ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। कौन सा ग्रह सूर्य के, तो सभी को पता है जो बुध होता है सबसे नज़दीक है, जैसे मान लीजिए सूर्य है तो हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इस तरीके से यहाँ पे है अरेंज है, तो बुध जो है ये सबसे नज़दीक है सूर्य के, याद रखेंगे, इसीलिए सबसे गर्म भी इसको कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। ठीक है, नोबेल पुरस्कार जिन्होंने जीता वो प्रथम एशियाई कौन थे, तो ये हो जाएंगे कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। कब इनको दिया गया था, इनको दिया गया था 1913 में। ठीक है, याद रखेंगे, और किसके लिए दिया गया था, गीतांजलि के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर अगली तरफ चलते हैं। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 71 से 75 के बीच में क्या है, आपको हिंदी का गद्यांश, हिंदी के आपके गद्यांश एग्जाम में आएंगे
2, ठीक है। तो याद रखेंगे। अब इसमें हम चलिए शुरू कर लेते हैं। तो आपको करना क्या है, बहुत ही आसान होता है, गद्यांश तो आप आसान से कर सकते हैं। तो ये आपको पैराग्राफ दिया हुआ है पूरा, इसको आप पढ़ लीजिए। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये आसान पोर्शन होता है, सभी लोग इसको कर सकते हैं। तो इसको आप पढ़ लीजिए। छोटा सा ये पैराग्राफ था। अब देखिएगा, अब ये छोटा सा पैराग्राफ था। अब यहाँ पे बोला गया है कि अब इसमें आपको इसके आंसर देने हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, ठीक है। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है, क्योंकि पैराग्राफ में हमने पढ़ा तो विश्व में शांति आवश्यक होती है मानव जाति के विकास के लिए, ठीक है। मानव जाति के विकास के लिए विश्व में शांति आवश्यक होती है। ये कहाँ है, ये आपको पैसेज में देख, अब प्रश्न संख्या 72 में देखिए। तो कहते हैं विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है। अब विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है अहिंसा और प्रेम, जो गांधी जी ने कहा था। अभी हमने पैसेज पढ़ा तो उसमें दिखा था कि अहिंसा और प्रेम जो है ये विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 73 में कहते हैं कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है, ठीक है। किस तरीके से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है, तो वो हो जाएगा अहिंसा के द्वारा, ठीक है। अहिंसा के द्वारा आप किसी भी कठोर से कठोर व्यक्ति को यहाँ पे कोमल बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 74 है, इसमें क्या कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन है, ठीक है। किसी भी राष्ट्र के अगर स्वर्णिम युग की बात करी जाए तो उसमें क्या होगा, एक तो शांति होता है, सुख होता है और रचनात्मक कार्य होते हैं, इसी से होता है। अब देखिएगा यहाँ पे पूछा गया पर्याय पूछ लिया गया, नहीं पर्यायवाची पूछा गया तो ग्रामर का हो गया। तो नितांत का जो पर्यायवाची होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। क्या होगा, नितांत का पर्यायवाची बिल्कुल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, क्योंकि 2 आपको हिंदी के पैसेज में देखने को मिलेंगे। तो अब 76 से 80 के बीच में आपको पैसेज देखने को मिलेगा। तो ये भी पैसेज है, इसको भी हम आसानी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये पैसेज थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पे ये आपको देगा, विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के आविष्कारों से अछूता नहीं रहा। तो अब आप इसको पढ़ लीजिए, धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, वीडियो पॉज कर करके पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपको 100 में 100 देखने हैं ना, कितना आप कर सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इस पूरे पैराग्राफ को आपने उम्मीद है पढ़ लिया होगा। अब ये थोड़ा सा इधर भी बचा है तो इसको भी पढ़ लीजिए, एवं सम्यक जीवन, ठीक है, ये आप पढ़ चुके। अब चलिए इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब कहा गया विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई क्योंकि इसके बल से मनुष्य, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणजगत का सिरमौर है, ठीक है। क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 77 में देखिए तो कहते हैं वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है, ठीक है। अब उससे मुक्ति मिली है, किन चीज़ों से मुक्ति मिली है, उसको मुक्ति मिली है भ्रम पूर्ण रूढ़वादी विचारों से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 में देखिए तो कहते हैं विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है। विश्व के परिवारवत लगने का जो प्रमुख कारण है बेसिकली वो क्या हो जाएगा, वो होगा यातायात एवं संचार साधनों का विकास। क्या होगा, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि हस्तामलक, एक वर्ड यहाँ पे आपने पढ़ा है पैसेज में कि हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये होता है स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। क्या होगा, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य होता है। अब क्वेश्चन नंबर जो 80 है इसमें कहते हैं कि वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है, ठीक है। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। क्या होगा, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे और चलते हैं, क्योंकि अब क्या होगा 81 से हम देखेंगे किन प्रश्नों को, वो रहेगा आपका ग्राफ से रिलेटेड प्रश्न, ठीक है। क्योंकि 20 नंबर का आपको ग्राफ आना है, जिसमें 10 नंबर के आपको ग्राफ आएंगे और 10 नंबर का आपको तालिका आएगी। तो इनको भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है और कुछ लोगों के लिए टफ रहता है जिनको इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 से 85 के बीच में आपको ग्राफ दिख रहा होगा। चलिए इस ग्राफ को दिखा देते हैं क्या क्या इसमें चीज़ें बोली गई हैं, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दिखाया गया, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें रेशियो दिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर दिया है 1.5, ठीक है। तो 1.5 ये रेशियो दिया हुआ है किसका, इतिहास और भूगोल का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम
पॉइंट हटा देते हैं तो 125/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये इतिहास का जो नंबर है वो ऊपर दिया हुआ है, भूगोल का यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, ये चीज़ें यहाँ पर है। तो इसको और भी काटे, 25 चौकों से हो जाएगा 25 पंचे 125। तो बेसिकली यहाँ पे जो 1.25 है वो 5/4 है। मतलब क्या है, 5 इतिहास का नंबर दिया हुआ है और भूगोल का यहाँ पे 4 नंबर दिया हुआ है। तो इसी हिसाब से आपको देखना है। अब यहाँ पे हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात कर लेते हैं तो कहता है कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। ठीक है, कहते हैं कि भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। ठीक है, इतिहास, अब इतिहास बटे भूगोल है, यहाँ पे याद रखेंगे, यानी कि इतिहास और भूगोल का रेशियो तो इतिहास बटे है। तो आप देखिएगा कितने छात्र हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा 1.55। ठीक है, 1.55 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर पॉइंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात इसमें पता चल रहा है कि यहाँ पे भूगोल का कम अंक है और यहाँ पे हिस्ट्री का ज़्यादा अंक है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे ज़्यादा है, एक तो यहाँ पे इनका ज़्यादा है और एक यहाँ पे ज़्यादा है। तो टोटल 3 छात्र ऐसे हैं जिनका अंक इतिहास में भूगोल के छात्रों से ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 81 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 छात्र ऐसे हैं जिनका इतिहास में ज़्यादा अंक है। आई होप ये समझ पा रहे होंगे। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 82 में। ठीक है, तो इसमें कहता है किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। ठीक है, अब इतिहास में कम अंक किसको मिलेंगे, जो भूगोल का जहाँ पे रेशियो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब देखिए 0.85 का मतलब क्या है। ठीक है, अगर पॉइंट हटा देंगे तो 100 नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि इतिहास में इनको कम अंक मिले हैं और यहाँ पे इसमें इनको अंक ज़्यादा मिले हैं। तो क्या हो जाएगा, एक तो वैल्यू ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 2 और 3 और 6। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 6, क्योंकि ऑप्शन ऐसे तरीके से देख रहे हैं। तो 1 3 2 6 आपका यहाँ पे बी जो ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1 2 3 6 यही तो होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो अगले की बात कर लीजिए, यहीं पे आपको दिखा देते हैं। तो कहते हैं कि भूगोल में 3 से 4 के मध्य अंकों का परसेंटेज बढ़त जो है ये पूछा गया है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मध्य अंकों की बात करें तो हमको इस ग्राफ में कहीं भी अंक देखने को नहीं मिलते, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसमें आंकड़े जो हैं ये अपर्याप्त हैं। ठीक है, यहाँ पे अंक देखने को नहीं मिलते तो ये आंकड़े जो हैं अपर्याप्त हो जाएंगे, यानी कि इनसफिशिएंट डाटा है। क्वेश्चन नंबर 84 भी देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया कि इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर पूछा गया है। तो अब देखिएगा इतिहास और भूगोल के अधिकतम ये रेशियो, मतलब इस रेशियो में, तो अब देखिए सबसे ज़्यादा रेशियो किसका है, 1.5 है। ठीक है, सबसे ज़्यादा है यहाँ पर कि नहीं, 1.5 है। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूनतम कितना है, न्यूनतम है हमारा 0.35। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1.20, क्या हो जाएगा 1.20। यही तो अनुपात का अंतर आया है। सबसे ज़्यादा अनुपात 1.5 इधर है और सबसे कम अनुपात 0.35 इधर है। तो अब इसको माइनस कर देंगे तो हमारा जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो निकल कर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए जो है हमारा 85 की अगर बात कर लीजिए तो कहते हैं कि छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले और इतिहास में अंक हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले। अब 4 की वैल्यू कहाँ है, 1.25 है। ठीक है, अब इसको हम अगर ऐसे निकाल के देखें, ठीक है, तो हमने क्या निकाला, ये 25 चौके हो जाएगा, 25 पंचे 100 हो जाएगा, ये हमारा रेशियो आ जाएगा कि नहीं जाएगा। अब कहते हैं 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, तो 4 किसके बराबर है, 60 अंक के बराबर है। तो अगर हम 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 60/4 या क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू अगर 15 आ गई है तो आप क्या करेंगे, बोलते हैं इतिहास में कितने, 1 वैल्यू 15 है और 15 अब इतिहास निकालना है तो 15 को 5 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 25 75, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अब यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है आपको, चलिए दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 86 से 90 के बीच में। ठीक है, इस ग्राफ के बारे में हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 से 90 के बारे में। तो गाइस यहाँ पे आप ग्राफ देख पा रहे होंगे, इसमें आपको क्या है, कच्चे ऊन का उत्पादन मैट्रिक टन में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका उत्पादन हमारे 56 है, 51 है, ये वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं। अब पहला क्वेश्चन जो कहता है कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष क्या था। ठीक है, उच्चतम वृद्धि का क्या है, ये 76 हो गया। 76 के वैल्यू नीचे कौन सी है, 2017 2018, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2017 2018 में अधिकतम वैल्यू थी कच्चे ऊन का उत्पादन में। तो आपका राइट आंसर हो गया ए वाला। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
तो भाई अगले क्वेश्चन में कहते हैं कि पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन यहाँ पे कितने % बढ़ गया। तो सिंपल सी बात है, आपको जो यहाँ पे वैल्यू दिख रही है पहले 4 की 2013, 2014, 2015, 2016 की वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो देखिए एक की है 56, एक की है 51, एक की है 53, एक की है 65 है। तो इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 225 आ जाएगा इधर। अब यहाँ पे अंतिम 4 वर्षों की बात कर लेंगे, अंतिम 4 वर्षों कितना है, एक 76 है, 58 है, 68 है, 73 है। तो इनको यहाँ पे ऐड कर लेंगे, इनको ऐड करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 275 हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू 275, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है ये देखिए, तो इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 50 का डिफरेंस है। ठीक है, 50 का डिफरेंस 50 का है। ठीक है, यहाँ पे 50 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखिएगा 225 पे निकालेंगे इसको हम, क्योंकि इसके तुलना में निकाला गया ना 4 वर्षों के, पहले की तुलना में बताया गया है कि अंतिम का कितना बढ़ गया है। तो गुणा 100 कर देंगे। अब यहाँ पे आप काट दीजिए, काटने के बाद आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो 22.2 आ जाएगा। ठीक है, इसको काट लेंगे इस वाले इक्वेशन को, तो आपका 22.2 आ जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है तो बहुत ही आसान है, इसमें बोलेगा 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन पूछा है। तो देखिए आपको जितना भी यहाँ पे वैल्यू दिख रही है सबको ऐड कर लीजिए। तो हमने पहले जोड़ रखा था, शुरुआत के 4 का कितना था, 225 था, और लास्ट के यहाँ पे 4 का कितना था, 275 था। तो इनको दोनों को अगर जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 500। 500 हो गया। अब औसत कैसे निकालते हैं, पूरी वन में वैल्यू ली और कितने हैं, 8 है। ठीक है, तो 8 को हम नीचे रख देंगे, तो 8 को नीचे रख के इसको हम काट देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, 62.5 राइट आंसर इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो इसमें कहते हैं यहाँ पे कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम % घटत किस में रही। अब देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो 76 वाली वैल्यू है, ठीक है, 76 वाली वैल्यू है जो 2017-18 की है। ठीक है, 2017-18 की 76 वाली वैल्यू है, और उसके बाद में जो ड्रॉप हुआ वो 58 में पहुँच गया सीधे। ठीक है, 76 और 58 के बीच में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2018-19 में सबसे ज़्यादा ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो 2018-19 में सबसे ज़्यादा यहाँ पे % में जो घटा है वही आपका राइट आंसर है। 2018-2019 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो अगले में यहाँ पे कहा गया है कि 2014-2015 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना था। तो ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ग्राफ में आप देखिए तो क्या हो जाएगा, 2014-15 की अगर बात कर लीजिए तो 2014-15 की वैल्यू कितनी है, 51 देखा गया है। अब यहाँ पे 2019 और 2020 के उत्पादन वैल्यू कितनी है, 68 है। तो इसको हम काट देंगे, इसको अगर काट दीजिए, कितने काटेंगे, 3 से हम इसको काट लेंगे। ठीक है, तो 17 क्या होगा, 17 चौकोर से हो जाएगा, 3/4 था। यही तो आपका राइट आंसर 3/4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे।